Hello student, today we are going to discuss about the next step of agriculture practices, that is protection of crops। देखा है जैसे से प्लांट या क्रॉप ग्रो करेगा, बढ़ता जाएगा, तो उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ इंसेक्ट या पेस्ट या फिर कुछ दूसरे प्लांट जो होते हैं वो आकर के मेन प्लांट को हार्म करते हैं या उसके ग्रोथ, डेवलपमेंट, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग को अफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से देखा है तो अगर वो सब अगर इसके साथ ग्रो करता रहा तो वो क्रॉप का प्रोडक्शन जो है, यानी जो क्रॉप का जो प्रोडक्टिविटी है उसको अफेक्ट कर सकता है। तो उस कंडीशन में उसको रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग प्रोटेक्शन फ्रॉम बीट्स का, तो सबसे पहले टर्म आता है बीट्स। बीट्स क्या आता है, तो सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं, द अनवांटेड प्लांट विच ग्रोज along with the main crop, the unwanted plant which grows along with the main crop is known as weed। तो ये क्या है, अनडिजायरेबल प्लांट है, यानी जिसको कि हम नहीं लगाए थे, वो अपने आप ग्रो कर रहा है। तो अगर वो अपने आप ग्रो कर रहा है तो उसके लिए तो हमने कोई स्पेस या कोई न्यूट्रिएंट या कुछ वाटर वगैरह सप्लाई किया नहीं था। तो जो भी उसका रिक्वायरमेंट होगा, तो जो मेन प्लांट के लिए हम प्रोवाइड करें वही को वो क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। तो इस तरीके से जो अगर वो उसको यूटिलाइज कर लेता है तो मेन प्लांट को या मेन क्रॉप को प्रॉपर न्यूट्रिएंट, वाटर या स्पेस नहीं मिल पाएगा। तो उसको फील्ड से रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर उसको नहीं रिमूव करेंगे तो ये मेन क्रॉप के साथ कंपटीशन करेगा और उसके प्रोडक्टिविटी को कम कर देगा। तो इसलिए उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं रिमूवल ऑफ बीड्स का, तो उसको हम लोग बोलते हैं बीडिंग। इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ बीड्स, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ बीड्स फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज बीडिंग। जिस प्रोसेस हम लोग बीड्स को फील्ड से रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं बीडिंग। यहाँ पे अगर हम कुछ बीड्स के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उसमें है एमरंथस, जिसको चौलाई बोलते हैं, फिर है पार्थेनियम, जिसको कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, फिर है बाइल्डोड, जिसको जाबी बोलते हैं। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है बीड्स का। उसके अलावा जो जनरली जो ग्रासेस वगैरह ग्रो करता है मेन क्रॉप के साथ, वो भी हमारे बीड्स में आता है। तो ये सब हो गया बीड्स। फिर अगर देखा है बीड्स की बात करते हैं तो ये मेन क्रॉप के लिए हार्मफुल होता है। तो हार्मफुल क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, मेन क्रॉप के साथ ये कंपटीशन करता है फॉर न्यूट्रिएंट, स्पेस, वाटर, सनलाइट। तो इन सब चीज़ों का जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों का सेम है। मेन क्रॉप का भी वही रिक्वायरमेंट है और जो बीड्स है उसका भी वही रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से अगर कंपटीशन होगा तो यहाँ पे उसका ग्रोथ जो होगा प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बीड्स को रिमूव करना ज़रूरी होता है। फिर हम बात करते हैं बीड्स के रिमूवल के प्रोसेस का, यानी किस तरीके से हम लोग बीड्स को रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, फिजिकल या मैकेनिकल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड और तीसरा होता है बायोलॉजिकल मेथड। सबसे पहले अगर बात करते हैं फिजिकल या मैकेनिकल मेथड का, तो उसमें क्या क्या है, तो उसमें बोल सकते हैं मैनुअली बाय हैंड, यानी हाथ से हम लोग उसको उखाड़ सकते हैं। अगर 1 या 2 है इजीली देख सकते हैं तो उसको आराम से हाथ से पकड़ के खींच सकते हैं। या फिर हम लोग ट्रॉवेल का यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए बीड्स का अगर हाइट ज़्यादा है या अगर मान लो बीड्स का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो चुका है, हाथ से उसको नहीं हटा सकते, तो उसके लिए हम लोग ट्रॉवेल का यूज़ करते हैं, इसको खुरपा बोलते हैं। या फिर हॉरो एक बोल सकते हैं प्लग के जैसा होता है, एक कॉम्ब लाइक टूल, जिसके थ्रू भी उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं फील्ड से। तो सब कुछ बोल सकते हैं फिजिकल मेथड में आएगा। फिर अगर बात करते हैं हम लोग केमिकल मेथड का, तो केमिकल मेथड में हम लोग कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं बीड्स को रिमूव करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं बीडीसाइड या उसको हर्बिसाइड बोल सकते हैं। तो बीडीसाइड क्या है, तो इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द केमिकल विच किल्स और डिस्ट्रॉय द बीड्स, द केमिकल्स विच किल्स और डिस्ट्रॉय द बीड्स आर नोन एज बीडीसाइड। तो बीडीसाइड में अगर देखा है तो बीडीसाइड को क्या किया जाता है, फील्ड के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है। तो जब फील्ड के ऊपर स्प्रे करेंगे तो वहाँ पे जो भी बीड्स होगा वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं कि बीडीसाइड का या हर्बिसाइड का, तो ये सिलेक्टिव नेचर का होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ बीड्स को ये रिमूव करेगा या उसको डिस्ट्रॉय करेगा, हमारे मेन क्रॉप को या मेन प्लांट को कोई हार्म ये नहीं करेगा। कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं बीडीसाइड का, तो उसमें 2,4-D, जिसको डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बोलते हैं, फिर MCPA, जिसको कि 2-मिथाइल 4-क्लोरो-1-फिनॉक्सी एसिटिक एसिड बोल सकते हैं, उसके अलावा ब्यूटाक्लोर। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं बीडीसाइड्स का। फिर अगर हम बात करते हैं बीड्स को हम लोग बायोलॉजिकली भी रिमूव कर सकते हैं या उसको ग्रो करने से रोक सकते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स हैं हमारे पास, जैसे सनफ्लावर और सोयाबीन, ये सब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अगर मेन फील्ड में अगर ग्रो करते हैं तो उसके साथ कोई भी बोल सकते हैं बीड्स वगैरह ग्रो नहीं करता है। ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, इसके कारण उसका ग्रोथ वहाँ पे बीड्स का नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से उसको हम लोग बायोलॉजिकली भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये गया हमारा 3 प्रोसेस, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड ऑफ बीडिंग। फिर हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेज का। क्या होता है कि जैसे अगर प्लांट ग्रो कर रहा है उसमें बोल सकते हैं कि जब उसमें सीड्स वगैरह या ग्रेन्स वगैरह या फ्रूट फ्लावर वगैरह आते हैं तो यहाँ पे कुछ इंसेक्ट वगैरह जा करके उसको
को खाने का कोशिश करता है या उसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करते हैं। तो अगर वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके फ्रूट्स को या उसके फ्लावर को या उसके सीड्स को, तो हमारा जो मेहनत है वो सारा बेकार हो जाएगा। हम लोगों को ढंग से जो भी ग्रेन्स वगैरह चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए उसको भी रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है, या फिर बोल सकते हैं प्रोटेक्ट करना प्लांट को उसके लिए भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ बात करते हैं अगर हम पेस्ट का, तो पेस्ट सिंपली डिफाइन करना तो बोल सकते हैं पेस्ट में क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो इंसेक्ट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कुछ भी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है प्लांट के प्रोडक्टिविटी को या प्लांट को अफेक्ट करता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं पेस्ट। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं, इसको डिफाइन करना है तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डैमेज, डिस्ट्रॉय और अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप प्लांट आर नोन एज पेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेस्ट। फिर अगर बात करते हैं पेस्ट के एग्जांपल्स का, तो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि इंसेक्ट हो गया, जितना भी इंसेक्ट, टर्माइट्स वगैरह, लोकस्ट, ये सब जो हो गया। उसके अलावा रोडेंट्स यानी चूहे वगैरह, गिलहरी वगैरह, ये सब रोडेंट्स में आते हैं। तो ये सब क्या करता है, जो क्रॉप होता है उसको डैमेज करता है, उसको खा जाता है। तो उस तरीके से उसको अगर नहीं रिमूव किया जाए तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी होगा वो अफेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा। फिर अगर देखा जाए कुछ माइक्रोनी जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगी है, वायरसेस है, तो ये सभी क्या करता है, क्रॉप प्लांट को अफेक्ट करता है। तो उसको भी डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हो सकता है। तो अगर हम कुछ बात करते हैं माइक्रोनी से होने वाले क्रॉप डिजीज़ का, तो उसमें कुछ बैक्टीरियल डिजीज है जो बैक्टीरिया से होता है। तो अगर बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, बिल्ट मतलब होता है मुरझाना। जैसे प्लांट अगर बैक्टीरियल डिजीज है तो वो क्या करता है, प्लांट को बिल्ट कर देता है, क्रॉप को बिल्ट कर देता है, मुरझा जाता है वो। तो अगर वो मुरझा गया तो उस कंडीशन में वहाँ पे प्रॉपर जो बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस वगैरह वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसको भी रिमूव करना या उसको किल करना ज़रूरी होता है। जनरली जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, इसके जो जाइलम टिश्यू यानी जो कंडक्टिंग टिश्यू है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको ये ब्लॉक कर देता है। अगर ब्लॉक कर दिया तो वहाँ पे वाटर का प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है और अल्टीमेटली प्लांट का डेथ हो सकता है। फिर अगर बात करते हैं वायरल डिजीज़ का, तो इसमें होता है लीफ कर्ल। लीफ यानी कि जो पत्ते होते हैं उसको ये सिकोड़ देता है, ये छोटा कर देता है। तो उस कंडीशन में प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रॉपर फूड का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो प्लांट जो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, उसका प्रोडक्टिविटी जो होगा वो कम हो जाएगा। फिर अगर फंगल डिजीज़ की बात करते हैं तो इसमें रस्ट एंड स्मट। रस्ट मतलब जैसे कि जो लीफ वगैरह होता है कहीं कहीं पे छेद हो जाता है, उसके चारों तरफ ब्राउन कलर का बॉर्डर आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रस्ट। और स्मट मतलब होता है कि अगर वहाँ पे ग्रेन्स वगैरह अगर पाउडर के जैसा बन जाता है, जिसको बोलते हैं बोल सकते हैं कि जो पाउडर के जैसा जो बन जाता है ग्रेन्स में, उसको हम लोग बोलते हैं स्मट। तो जनरली व्हीट वगैरह या फिर और भी कुछ ग्राम वगैरह इन सब में होता है। फिर है ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसमें पोटैटो जो होता है वो सड़ जाता है। तो ये सब कुछ फंगल डिजीज हैं जो अफेक्ट करता है क्रॉप प्लांट्स को, तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है। तो अगर बात करते हैं इसके रिमूव करने के लिए, तो हम लोग कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं। तो जो केमिकल यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। को डिफाइन करना तो बोल सकते हैं द केमिकल सब्सटेंसेस विच किल्स और डिस्ट्रॉय द पेस्ट और कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ पेस्ट आर नोन एज पेस्टिसाइड। या बोल सकते हैं द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज फॉर कंट्रोलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग पेस्ट इज नोन एज पेस्टिसाइड। तो यहाँ पे पेस्टिसाइड जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है इंसेक्टिसाइड और दूसरा होता है रोडेंटिसाइड। इंसेक्टिसाइड वो होता है जो इंसेक्ट वगैरह को किल करता है, तो उसको बोलेंगे इंसेक्टिसाइड। और रोडेंटिसाइड जो रोडेंट्स को यानी कि चूहे वगैरह को किल करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोडेंटिसाइड। तो अगर इंसेक्टिसाइड के अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं तो उसमें हमारा BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या इसको बोल सकते हैं गैमैक्सिन, और है हमारा DDT का फुल फॉर्म है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये सब कुछ केमिकल्स है जिसका हम लोग यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड के रूप में। फिर अगर रोडेंटिसाइड की बात करते हैं, यानी जो रोडेंट्स चूहे वगैरह को मारेगा, तो उसमें हमारा एग्जांपल है वार्फिन और जिंक फॉस्फेट। तो ये हो गया हमारा रोडेंटिसाइड। फिर देखा जाए कुछ फंगी वगैरह है तो भी डिस्ट्रॉय करता है क्रॉप प्लांट को, तो उसके लिए हम लोग फंगीसाइड का यूज करते हैं, जिसमें मेनली हमारा कॉपर साल्ट और सल्फर साल्ट का बना होता है केमिकल कंपाउंड्स होता है। तो ये सब हमारा फंगीसाइड है। तो देखा है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बीट्स को कंट्रोल कर सकते हैं या पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, या जो भी डिजीज वगैरह उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से अगर हम कंट्रोल कर लिए, उसको प्लांट को प्रोटेक्ट कर लिए, तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी होगा वो ओवरऑल इन्हांस होगा, इंक्रीज करेगा। फिर अगर हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पेस्टिसाइड का, तो पेस्टिसाइड है तो केमिकल,
तो केमिकल है तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, लेकिन इसका कुछ एडवांटेज भी है। तो एडवांटेज क्या है कि ये पेस्ट को क्विकली किल कर सकता है, उसको जल्द तुरंत मार देगा। तो जो क्रॉप है उसको ज़्यादा ये हार्म नहीं करेगा। साथ साथ ये देखा है तो ये क्या करता है, अगर उसको क्रॉप को बचा लिया तो जो प्रोडक्टिविटी होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। और साथ साथ अगर देखा है तो पेस्टिसाइड जो होता है उसको स्टोर करना और यूज करना आसान है। तो ये सब कुछ एडवांटेज है पेस्टिसाइड का। फिर अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि ये केमिकल नेचर का है तो हमारे लिए पॉइजनस होगा या हार्मफुल होगा। तो अगर देखा जाए पेस्टिसाइड को अगर हम फील्ड में अगर यूज करते हैं तो वहाँ पे इंसेक्ट तो मरता ही है, साथ साथ वहाँ पे और भी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो वाइल्ड लाइफ बोल सकते हैं, वो भी क्या होता है, अफेक्टेड होता है, वो भी उसके कारण मर सकता है। अगर रेगुलर हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं तो जो इंसेक्ट वगैरह होता है उसके लिए रेसिस्टेंट डेवलप कर लेता है, यानी एक बार उसको अगर हम मार देते हैं फिर दोबारा अगर उसी इंसेक्टिसाइड को यूज करेंगे तो उसके ऊपर वो असर नहीं करेगा। जैसे हम लोग मस्कीटो कॉइल वगैरह या जो भी मस्कीटो के लिए मारने के लिए जो स्प्रे वगैरह यूज करते हैं तो देखते होंगे पहला दिन या दूसरा दिन तो सब मर गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ढंग से नहीं मर पाता या वो भागता भी नहीं है, तो इसलिए वो क्या वो रेसिस्टेंट डेवलप कर लिया। तो ये इसके साथ भी कंडीशन है कि अगर रेगुलर अगर यूज करते हैं पेस्टिसाइड का तो इंसेक्ट जो होगा वो उसके लिए रेसिस्टेंट डेवलप कर लेगा और फिर उसको कोई हार्म नहीं हो सकता है। साथ साथ ये केमिकल है तो सॉइल पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन भी कर सकता है, और ये फूड चेन में इंटर कर जाएगा। तो अगर हम बोल सकते हैं कि उस ग्रेन को या फ्रूट को अगर हम खाएंगे डायरेक्टली तो हमारे अंदर ये डिजीज कॉज कर सकता है, जैसे इन्फेक्शन ऑफ स्किन